नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में आपको जीके के इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं, जो क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। साथ में इनके साथ आपको एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलती है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं इन क्वेश्चन से जुड़े हुए, जिससे आपका एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, एक ही जगह पर आपके क्लियर हो जाते हैं और आपको लिंक करके चीजों को पढ़ने में आसानी होती है और लंबे समय तक याद करने में मदद मिलती है। यह हमारी इस सीरीज की 112वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज भी जीके को कवर करना चाहते हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट से आप उनको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, रिवीजन उनका कर सकते हैं। इस सीरीज में आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एक जगह पर आपको एक साथ एक्स्ट्रा फैक्ट में मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं ऋग्वैदिक युद्धों के संबंधित। पहला स्टेटमेंट दिया है, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। क्या वैदिक काल में मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए, विशेषकर गायों के लिए, घोड़ों के लिए युद्ध होते थे? यह आपका सही कथन है। दूसरा, लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। तो जमीन के लिए जो चारागाह भूमि होती थी, विशेषकर उसके लिए लड़ाइयां लड़ी जाती थी। यह भी आपका सही हो गया। तीसरा, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। यह वाला आपका गलत हो जाएगा। युद्ध में जो धन प्राप्त किया जाता था, या जो गायें प्राप्त की जाती थी, घोड़े प्राप्त किए जाते थे, जो भी संपदा प्राप्त होती थी, उसमें से कुछ हिस्सा जो दल का सरदार होता था उसके पास जाता था, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था, कुछ हिस्सा यज्ञ के लिए रखा जाता था, और कुछ हिस्सा जो बचता था उसे आम जनता में बांट दिया जाता था। तो इस केवल की वजह से यह वाला आपका कथन गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ इन दोनों में नहीं बांटा जाता था, यज्ञ के लिए भी रखा जाता था और आम जनता में भी पैसा बांटा जाता था। ऑप्शन सी यहां पर सही कथन नहीं है। ठीक है। चौथा है, इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। यह भी आपका सही है। इस समय कोई परमानेंट सेना नहीं होती थी। जब भी युद्ध की जैसी कोई स्थिति बनती थी, उस कबीले के या उस इलाके के जितने पुरुष होते थे, अधिकांश पुरुष ही लड़ाई में जाते थे, तो वो सारे के सारे युद्ध में चले जाते थे। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके स्टेटमेंट करने वाले, कूट लगाने वाले, सही गलत बताने वाले, इससे आपके बहुत अच्छे प्रैक्टिस भी हो जाती है। और आप देख भी रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन अब आपके इसी पैटर्न में आ रहे हैं। इसमें आपको हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक के छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट भी आपके यहां पर क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक घटना आयन मंडल में नहीं होती है। अब देखिए, यह क्वेश्चन पहले ऐसे पूछा जाता था, सिंपल सा क्वेश्चन आता था, बताइए मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है। सीधा आंसर होता था उसका, जो शोभ मंडल होता है, सारे मौसम से जुड़ी हुई जो घटनाएं होती हैं हमारी, वो इसी मंडल में होती हैं। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर दे दिया लेंथी बनाने के लिए, ताकि आप इनको पढ़ें, देखें आयन मंडल में क्या क्या होता है। सिर्फ अगर आपको इतना पता है कि मौसम संबंधी घटनाएं शोभ मंडल में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं, सीधा आप आंसर कर जाएंगे ऑप्शन बी। बाकी तीनों के संबंध किससे हैं? आयन मंडल से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। मौसम संबंधी घटनाएं आयन मंडल में नहीं होती, ये शोभ मंडल में होती हैं। एक और क्वेश्चन आता है वायुमंडल की विभिन्न परतों को लेकर के। जो वायुयान उड़ाए जाते हैं, अधिकांश किस परत में उड़ाए जाते हैं? उनको समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ठीक है, जहां पर कोई भी मौसमी घटना नहीं होती, मौसम वहां का लगभग एक जैसा रहता है, इसलिए सारे वायुयान लगभग उसी जगह पर उड़ाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, चलिए इनको देखते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को क्या जीरोफाइट कहा जाता है? तो यह सही है। जो वनस्पतियां मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगती हैं, सूखे क्षेत्रों में उगती हैं, उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। जो वनस्पति दलदली क्षेत्र में उगती हैं, क्या उनको हाइग्रोफाइट कहा जाता है? यह भी आपका सही है। लवणीय क्षेत्र
नमकीन क्षेत्र में जो वनस्पतियां उगती हैं क्या उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है? यह भी आपका सही है। तो तीनों आपके यहां पर मिलान जो दिए गए हैं तीनों सही हैं। पहले यह क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आता था कि लवणीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं, 4 विकल्प दे देता था, जीरोफाइट कहते हैं, हाइग्रोफाइट, हेलोफाइट। अब उससे और अच्छा यहां पर क्वेश्चन बना दिया, अगर आपको इनमें से कोई भी पता है, किसके बारे में भी आइडिया है, आप सीधा आंसर कर जाएंगे कि आपके तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते इजीली कि लवणीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति के बारे में बताइए, मरुस्थलीय क्षेत्र की बताइए। अब तीनों क्वेश्चनों का मिलाकर एक क्वेश्चन बना, इसीलिए जो आपका पेपर है थोड़ा लेंथी हो रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनकी भी हैबिट हो जाएगी, तब आपको ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं करने में आसान लगेंगे, क्योंकि इसमें से अगर आपको 1 या 2 के बारे में भी पता है तो आप आंसर टिक कर जाएंगे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। नहरों को लेकर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी नहर किस नदी से निकाली गई है। यहां पर एक तरफ नहर दी गई है, दूसरी तरफ नदियों के नाम हैं। सरहिंद नहर की बात करते हैं। सरहिंद नहर आपके किस राज्य में स्थित है? यह मुख्यतः पंजाब की नहर है। और यह किस नदी पर निकाली गई है? इसे सतलज नदी में निकाला गया है। एडन नहर यह उत्तराखंड में पूछी जा चुकी है कि एडन नहर किस नदी पर निकाली गई है, तो एडन नहर को दामोदर नदी पर निकाला गया है, तो इसका हो जाएगा ये। और एडन नहर कहां की प्रमुख नहर है आपकी? ये पश्चिम बंगाल की है। तीसरी है एनीकट नहर, ये आपके कावेरी नदी से निकाली गई है और ये आपके तमिलनाडु में है। और चौथी है तिलपाड़ा नहर, ये मयूराक्षी नदी पर है और ये बंगाल में है। तो हमने राज्य भी देख लिए और इन प्रमुख नदियों को भी यहां पर देख लिया। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा, यानी अपने सही क्रम में ये यहां पर लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के स्थित निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित है? देखिए, भारत में जो बंदरगाह हैं इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तटों पर है? अगर आपको इनकी लोकेशन पता है आप इजीली बता देंगे कौन सा वाला पश्चिमी तट पर है। देखिए, जो जंजीरा बंदरगाह है ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो एन्नोर बंदरगाह है आपका ये तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकेरोन भी आपके तमिलनाडु में है और हल्दिया आपके बंगाल में है। अब आपने भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका नक्शा देखा होगा, तमिलनाडु आपके मैक्सिमम यहां पर पड़ गया, तो ये दोनों के दोनों आपके इधर की साइड बंदरगाह पड़ गए, यानी पूर्वी तट पर। बंगाल भी आपका इधर ही है, ये भी आपका बंगाल में है, तो ये भी पूर्वी तट पर। महाराष्ट्र आपके इस साइड है, तो पश्चिमी तट का पूछा है, इधर वाला पूरा तट पश्चिमी तट कहलाता है। जब हमने भूगोल की डिटेल सीरीज देखी थी उसमें मैप के माध्यम से समझा था कि कहां से कहां तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो पश्चिमी तट पर बताने के लिए आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। यहां पर आपको पता चला ये महाराष्ट्र में है, यानी पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देश के 1/3 क्षेत्र में वन अथवा वृक्ष आवरण होने की अनिवार्यता किस वन नीति के अनुसार है? देखिए, देश में पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी। लेकिन जो क्राइटेरिया है, कई बार ये क्वेश्चन आता है ना कि भारत में वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्रफल पर वन या वृक्ष आवरण होना चाहिए? हम सीधा कहते हैं 33% या 1/3 या 1/3। ठीक है, कौन सी वन नीति के तहत ये निर्धारित किया गया था, इसकी अनिवार्यता करी गई थी कि इतना होना चाहिए? यह डिसाइड किया गया था वन नीति 1988 के तहत। एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत बार आया है पेपर में, लेकिन कई बार इसमें ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में दिया गया है कि भारत में वन नीति 1952 में आई और नीचे लिखा रहता है वन नीति के अनुसार 1/3 क्षेत्रफल पर वन आवरण होना चाहिए। यह चीज नहीं लिखी होती कि वो बात इस वन नीति के तहत कही गई है। ऑप्शन सी सही आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में कौन सा कथन यहां पर सही है? आपने बताना है। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपातकाल को लेकर। अब आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन इसको लेकर बहुत बार बना है, कौन से आर्टिकल का होता है, किसका नहीं होता है, कौन स्वतः हो जाता है, किसको करना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसी सिंगल पॉइंट को लेकर के। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है आर्टिकल 19 को तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के आधार पर घोषित किया जाता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है भारत में वो आर्टिकल 352 के तहत लगता है और इसको लगाने के 3 आधार हैं। पहला है बाहरी आक्रमण का, दूसरा है युद्ध की स्थिति और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। तो जब 352 लगेगा युद्ध के आधार पर या बाहरी आक्रमण के आधार पर, तो जो आर्टिकल 19 है ये अपने आप निलंबित हो जाता है। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है तब ये वाला आर्टिकल जो 19 है अपने आप निलंबित नहीं होता। हमने बहुत बार पढ़ा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है, वो आर्टिकल 19 ही है। लेकिन जो तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह, इसके तहत अगर लगेगा तो वो स्वतः निलंबित नहीं होता है। ठीक है, एक आपने इस कंफ्यूजन को क्लियर करना है। देखिए, जब आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं केवल 352 के तहत, जो आर्टिकल 19 है इसका निलंबन स्वतः हो जाता है। बाकी के जो आर्टिकल्स हैं हमारे मौलिक अधिकार के, उनका निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 और 21, इनका निलंबन किसी भी स्थिति में नहीं होता। इस चीज को याद करेंगे। और 19 वाला भी इसके तहत कब होता है कब नहीं होता, हमने उसको यहां पर देखा। ठीक है, तो पहला वाला तो आपका सही है कि युद्ध के आधार पर होगा तो हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होगा निलंबित। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बनाए गए सभी कानूनों को आपातकाल के समाप्त होने के बाद किसी भी अदालत के सामने चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जो कानून इमरजेंसी के दौरान बनाए गए, इमरजेंसी खत्म होने के बाद क्या आप उनको अदालत में चुनौती दे सकते हैं? इसका जवाब है नहीं दे सकते। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आपातकाल जब लगता है, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, कौन उसकी घोषणा करता है? सभी जानते हैं, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करता है? जब उसको मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश यहां पर मिलेगी। इस चीज को भी ध्यान रखना। एक छोटा सा पॉइंट है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा या मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। पहले ऐसा प्रावधान था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन बाद में 1978 में यह किया गया मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर वो करेगा। जब राष्ट्रपति घोषणा करता है इमरजेंसी की, तो यह 30 दिन के लिए लगती है और 30 दिन के अंदर अंदर दोनों सदनों से इसका अनुमोदन करवाना होता है, 2/3 बहुमत से इसे पारित करवाना होता है। एक बार अगर ये लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद से पारित हो गया तो आपातकाल कितने समय के लिए लगता है? 6 महीने के लिए लगता है। हर 6 महीने में आप इसको बढ़ा सकते हैं और ऐसा कितनी बार भी कर सकते हैं, अनिश्चित काल के लिए होता है, लेकिन एक बार में सिर्फ 6 महीना। ठीक है, तो इमरजेंसी को लेकर के 2 स्टेटमेंट थे और हमने इसको पूरा डिटेल में समझा। छोटे छोटे फैक्ट जो आपके होते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, इस टाइप के क्वेश्चन से आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काफी ज्यादा चर्चा में यह टॉपिक है एनपीएस और ओपीएस को लेकर के। एनपीएस की बात करते हैं, नई पेंशन स्कीम वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही एक केंद्र सरकार की समर्थित पेंशन स्कीम है। तो क्या यह सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल, यह आपका सही स्टेटमेंट है। जो नई पेंशन स्कीम है, केंद्र सरकार की एक स्कीम है, वित्त मंत्रालय के तहत चलती है। दूसरा, 18 से 65 वर्ष का कोई भी भारतीय निवासी अनिवासी जो एनआरआई होते हैं, एनपीएस का सदस्य हो सकता है। तो देखिए, जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम जिसको कहा जाता है, इसकी शुरुआत होती है 2004 से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, जब शुरू इसको किया गया था तब ये केवल सरकारी जो कर्मचारी थे उनके लिए थी एनपीएस। सन 2009 में भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो इंडिया में रहता हो या वो एनआरआई हो, नॉन रेसिडेंट इंडियन हो, वो एनपीएस का सदस्य बन सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आपसे गलत वाला पूछा है तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना, एनआरआई भी एनपीएस का सदस्य बन सकता है। ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट आपके कंफ्यूजन और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। शुरुआत कब से हुई है एनपीएस की? 2004 से। और सभी के लिए कब इसे खोला गया? 2009 से। ठीक है, नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी? एक बार यह पेपर में क्वेश्चन आया था कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई। यहां पर क्वेश्चन है किसकी सिफारिश पर की गई। इसे शुरू किया गया था आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर। जो आरवी गुप्ता हैं, इनकी समिति थी जिसने सिफारिश करी थी इसको शुरू करने की। इसकी शुरुआत होती है अगस्त 1998 में। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत होती है। किसान क्रेडिट कार्ड
कि प्रबंधक यूनिट कौन है, कौन इसको मैनेज करती है। इसको मैनेज करने का काम नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। और इसे वितरित कौन करते हैं, तो जो सरकारी बैंक हैं आपके या ग्रामीण बैंक हैं वो इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसानों को देते हैं। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड अगस्त 98 में आया आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर, और इसकी मैनेजमेंट यूनिट कौन है, नाबार्ड के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। देखिए औद्योगिक उत्पादक सूचकांक, इसकी अगर हम बात करते हैं IIP इसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। काफी इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स होता है, हर माह इसको जारी किया जाता है। ज्यादातर अब एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप कंफ्यूजन कर जाए, एक जैसे आपके ऑप्शंस वो देने का प्रयास करता है, तो उसी प्रकार का ये प्रश्न है, पेपर में आ चुका है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करते हैं, इसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अलग अलग आपके उद्योग समूह होते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स होते हैं, उनकी विकास दर को मापने का यह सूचकांक होता है। हर माह इसको जारी किया जाता है, यानी ये मासिक आधार पर जारी होता है। एक और क्वेश्चन आता है जो इस तरीके के सूचकांक होते हैं, इनके आधार वर्ष पूछ लिए जाते हैं। तो जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है जिसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय शुरू करता है, जारी करता है, इसका आधार वर्ष 2011-2012 है। ठीक है, और ये आपके मासिक आधार पर जारी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी माना जाता है। देखिए हॉट मनी क्या होती है, ऐसी मनी, ऐसी करेंसी जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, यानी वो पैसा एक जगह टिकता नहीं है, या अगर कोई उसे इन्वेस्ट भी करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा और जल्दी फिर उसका रिटर्न वो ले लेगा, तो कम समय के लिए जो पैसा लगाया जाए या कम पैसा आए उसे हॉट मनी कहा जाता है। देखिए दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक आपका हॉट मनी है और एक आपका हार्ड मनी है, जिसे हम हॉट करेंसी और हार्ड करेंसी कहते हैं। हॉट करेंसी वो है जो एक जगह ज्यादा टिकती नहीं है, जहां निवेशकों को ज्यादा लाभ दिखता है वो वहां इन्वेस्ट करेंगे, जैसे ही दूसरी जगह लाभ निकला सीधा वहां से निकालकर दूसरी जगह चले जाएंगे, वो कहलाती है हॉट मनी। और ऐसी करेंसी जिसकी मांग ज्यादा है और जिसकी आपूर्ति कम है उसको कहा जाता है हार्ड करेंसी। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चला। सॉफ्ट करेंसी क्या होती है, जिसकी मांग कम है और आपूर्ति उसकी ज्यादा है। ठीक है, इन सब में जो हॉट मनी मानी जाती है वो FII को माना जाता है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, इसे माना जाता है हॉट मनी। जो ये निवेशक होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश में जहां पर अच्छी इनको ब्याज दर मिले वहां पर पैसा लगाते हैं कम समय के लिए। ठीक है, तो इसी को माना जाता है हॉट मनी। तो परिभाषा भी और किस टाइप की मनी है उसे हमने यहां पर देखा। नेक्स्ट है धर्म तृतीया रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं। तीनों इंपॉर्टेंट किताब हैं और इन तीनों किताबों के रचयिता हैं ज्योतिबा फुले। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इनकी एक किताब जो अभी तक बहुत बार पेपर में आई है गुलामगिरी, इसके साथ साथ अब इन किताबों को भी याद कर लीजिए। ये तीनों किताबें भी किसकी रचना है, महात्मा ज्योतिबा फुले की रचना है। ठीक है, इनके साथ जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1873 में जो उन्होंने स्थापित किया था सत्य शोधक समाज, इसे भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी गई। अब देखिए दो क्वेश्चन है इससे मिलते जुलते, एक है बहिष्कृत हितकारिणी सभा या कहीं जगहों पर इसे सिर्फ बहिष्कृत सभा लिखा गया है, और एक है बहिष्कृत पत्रिका। कई बार जल्दबाजी में हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं और ज्यादातर बुक्स में दिया भी है कि इन्होंने ही सभा की स्थापना करी और इन्होंने पत्रिका की शुरुआत करी। लेकिन अब जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों क्वेश्चनों में एग्जामिनर आपको जरूर कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। ये तो उत्तराखंड में पूछी जा चुकी है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने शुरू करी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सभा की स्थापना उन्होंने 1924 में करी थी और बहिष्कृत पत्रिका की शुरुआत उन्होंने 1927 में करी थी। तो दोनों को याद करेंगे, पत्रिका 27 में और जो इसकी सभा की स्थापना करी वो 24 में करी। और कहां पर करी है स्थापना, बंबई में करी है। तो जो पत्रिका यहां पर ये शुरू करेंगे वो किस भाषा में होगी, मराठी में होगी। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, यह उक्त कथन किसका है। तो यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे स्वामी विवेकानंद को फॉलो करना चाहिए, उनकी रचनाओं को पढ़ना चाहिए, उनके संग्रह को सुनना चाहिए। यह स्टेटमेंट दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने।
ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? बहुत बार आया है, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, उनके गुरु का नाम था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में सरकार के द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखिए, इनाम कमीशन की बात करते हैं, इसे 1852 में जो उस समय का गवर्नर जनरल था डलहौजी, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। इनाम कमीशन का जो उद्देश्य था, भूमिकर रहित जो जागीरें हैं उनका पता करना, ऐसी जमीनों के बारे में पता करना जिन पर सरकार टैक्स नहीं लेती या जिन पर सरकारी टैक्स नहीं लग रहा, और उनके बारे में जैसे पता चले उनको छीनना। तो इस चीज के लिए बनाया गया था इनाम कमीशन, यानी जो आपको इनाम में भूमि मिली है उसको छीनने के लिए बना था इनाम कमीशन। ठीक है, किसने बनाया था? डलहौजी ने। 1852 में यह अस्तित्व में आया था। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का है, पेपर में आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष चुने गए थे? सारे क्वेश्चन ऐसे मैं यहां पर सेलेक्टेड करके लाता हूं जो आपके सिलेबस के हैं। सुभाष चंद्र बोस को लेकर के, जो ब्रिटिश काल के प्रमुख कमीशन है उनको लेकर के, या राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, भूगोल को लेकर के, वायुमंडल परत को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, सारे इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी उत्तराखंड में बहुत बार आए हैं। और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ताकि आपका जो बेस है वो भी मजबूत हो, नए फैक्ट भी आपको मिले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपके अच्छे से हो जाए। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस। अब इनको लेकर कितने सारे क्वेश्चन आते हैं वो आप खुद जानते हैं। एक और क्वेश्चन इनको लेकर बना कि ये कलकत्ता के मेयर कब बने थे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी राष्ट्रीय आंदोलन वाले वीडियो में। इनके जो राजनीतिक गुरु थे, इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास 1924 में कलकत्ता के मेयर बने थे। ठीक है, और जब वो मेयर बने थे उस समय सुभाष चंद्र बोस को जो कलकत्ता का नगर निगम था उसका सीईओ बनाया गया था। तो दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। सीईओ कब बने थे? पहले 24 में, बाद में 1930 में जाकर सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता नगर निगम के या कलकत्ता के मेयर यहां पर बने। तो क्वेश्चन आएगा, कलकत्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कब बने? 1924 में जो चित्तरंजन दास थे वहां के मेयर बने, और ये खुद मेयर कब बने? 1930 में। इन दोनों को याद करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है, सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की तैयारी के लिए लंदन कब गए थे? ये गए थे आईसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए 1919 में। 1920 में इन्होंने परीक्षा को पास किया और इनकी चौथी रैंक आई थी जो समय इन्होंने एग्जाम दिया था। 1921 में जो सिविल सेवा थी उससे ये त्यागपत्र दे देते हैं और कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ये शुरुआती घटनाक्रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें। मालवा, चित्तौड़, गुजरात और रणथंभौर आपको दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम यहां पर आपने बताना है। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में भी विजय अभियान चलाया और दक्षिण भारत को जीतने वाला भी ये दिल्ली का पहला सुल्तान था। इसकी विजयों के क्रम को भी पेपर में पूछा जाता है। हमने दिल्ली सल्तनत वाले वीडियो में डिटेल में सारे घटनाक्रमों को देखा था। एक क्वेश्चन हाल ही में उत्तराखंड में भी आया था, किसी आक्रमण के दौरान इसके किसी सेनापति का मृत्यु हो जाती है, उसके बारे में पूछा गया था, उसे भी हमने डिटेल में जाना था। अब देखिए, यहां पर आपको 4 आक्रमण दिए गए हैं, 4 प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं, इनकी विजय के बारे में बताना है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण किया था। जब उसने उत्तर भारत में अभियान चलाया, सबसे पहले उसने गुजरात पर आक्रमण किया था। 1298 में इसने हमला किया था। यहां पर कहीं पर 1297 दिया है, 1298-99 में इसने गुजरात को जीत लिया था। तो सबसे पहले गुजरात आएगा। अब अगर आप विकल्पों को देखें, ये सारे आपके पेपर के ही विकल्प हैं, मैंने अपनी साइड से इनको एडजस्ट नहीं किया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले गुजरात है और गुजरात सिर्फ यहां पर है। आपको बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है, बाकियों को अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है, चाहे आपको उनके वर्ष पता हो चाहे ना पता हो। सीधा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कूट वाले प्रश्नों में यह आपका फायदा होता है। अगर यह क्वेश्चन ऐसे होता, बताइए रणथंभौर विजय कब मिली? नहीं पता, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, छात्रों को नहीं पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आ गया। अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, उसने सबसे पहले गुजरात को जीता था। उसके बाद आपको नहीं पता, सिर्फ एक ही विकल्प दिया गया है। इस टाइप के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और उत्तराखंड के एग्जाम में भी मैक्सिमम अगर आप देखेंगे कूट वाले प्रश्न इसी के साथ आपके खत्म हो रहे थे, इसी लॉजिक के साथ आपके लग रहे थे कि आपको 1 या 2 के बारे में पता होना चाहिए। हम इनके वर्ष देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है अगली बार इंडिविजुअल में क्वेश्चन आ जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात को जीता था, ठीक है, 1298 पे इसको आप टिक करें। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीता। रणथंभौर इसने 1301 में जीता।
फिर इसने चित्तौड़ को जीता 1303 में और मालवा को जीता 1305 में। ठीक है, उसके बाद यह दक्षिण की ओर गया। गुजरात विजय के दौरान, क्योंकि इसने सबसे पहले गुजरात को जीता, यहीं से इसे मलिक कफूर प्राप्त हुआ था। मलिक कफूर को इसने यहां से खरीदा था। ठीक है, इसलिए काफी फेमस विजय है इसकी, गुजरात विजय। नेक्स्ट है, चोल काल में पेरुंदनम या शिरुदनम, जिसे सेरुतरम भी कहा गया है, क्या होते थे? तो चोल काल को लेकर के, पल्लवों को लेकर के, चालुक्यों को लेकर लगातार क्वेश्चन आते हैं। चोल काल का जो स्थानीय शासन है, उनका जो प्रशासन है, कर व्यवस्था है, अलग अलग शब्दावली है, उसको लेकर भी आता है। उसी में से यह प्रश्न है कि चोल काल में पेरुंदनम और शिरुदनम क्या होते थे? तो ये दोनों के दोनों चोल प्रशासन के उच्च अधिकारी और निम्न श्रेणी के अधिकारी होते थे। जब हमने चोल काल के बारे में बात करी थी, दिल्ली सल्तनत, जब हम मध्यकालीन इतिहास को देख रहे थे, हमने देखा था उच्च अधिकारी को पेरुंदनम कहा जाता था और जो निम्न श्रेणी के अधिकारी होते थे उनको शिरुदनम या सेरुतारम कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण बस्तियों की सभा को क्या कहा जाता था चोल काल में? इनको कहा जाता था अग्रहार। इस चीज को ध्यान रखेंगे। जो सर्वसाधारण की सभा होती थी उसे उर कहा जाता था चोल काल में, और व्यापारियों की जो सभा होती थी उसे नगरम कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन इंडिविजुअल में भी आ सकते हैं। बताइए, चोल काल में ब्राह्मणों की बस्तियों को क्या कहते थे, या ब्राह्मणों की सभा को क्या कहते थे? आप कहेंगे अग्रहार कहते थे। सर्वसाधारण जो सामान्य लोग थे उनकी सभा को क्या कहते थे? उर कहते थे। इसमें सभी लोग भाग लेते थे, इसमें केवल ब्राह्मण लेंगे, और व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? अब यह क्वेश्चन भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको लेकर भी बहुत बार पेपर में आया। आपने देखा होगा, हर बार आता है कि कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। लेकिन सती प्रथा पर रोक इसने नहीं लगाई थी, सती प्रथा पर रोक लगाई थी सिकंदर ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। लेकिन अधिकांश लोग जिन्होंने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा या इस क्वेश्चन को नहीं देखा होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, आप सीधा देखेंगे कि सती प्रथा पर रोक लगाई है तो ये कश्मीर का अकबर ही होगा। इसका उल्टा है, यहां पर सती प्रथा पर रोक लगाई थी सिकंदर ने। सिकंदर कश्मीर का शासक था, इसी जैनुल आबिदीन का पिता था। ठीक है, जो जैनुल आबिदीन है इसी का पुत्र था। सिकंदर ने यह एक कट्टर मुस्लिम शासक था। इसी ने, क्वेश्चन आता है, कश्मीर के किस शासक ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन या मृत्यु में से किसी को चुनने के लिए कहा था? वो भी सिकंदर था, इसी का पिता। सिकंदर के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, और बाद में जब जैनुल आबिदीन गद्दी पर बैठा, इसने हिंदुओं की भावना का सम्मान किया, ऐसा कहा गया है, और इसने सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया था। तो लगाने वाला सिकंदर था, हटाने वाला कश्मीर का अकबर जिसको कहा जाता है। सिकंदर को लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है, कश्मीर के किस शासक को बुत शिकन कहा जाता है, यानी मूर्ति तोड़ने वाला कहा जाता है? वो भी इसी को कहा जाता है। जब भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया, उस समय कश्मीर का शासक कौन था? तो भी सिकंदर था। सिकंदर ने 1389 से लेकर 1413 तक कश्मीर पर शासन किया था। सिकंदर ने हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया था, इसको भी ध्यान रखना, यह भी पूछा जाता है। अपने साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति माथे पर चंदन का प्रयोग नहीं करेगा, यह प्रतिबंध भी किसने लगाया था? सिकंदर ने लगाया था। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इसको लेकर है, और इसी ने सती प्रथा पर भी रोक लगाई। जैनुल आबिदीन की बात करें, इसके दो उपनाम है। एक तो इसको महान शासक माना जाता है कश्मीर का सबसे, दूसरा इसकी जो उदारवादी नीतियां थी उसकी वजह से इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। तीसरा, जैनुल आबिदीन ने कश्मीर में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, और इस वजह से इसे कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहते हैं। तो दोनों बातों को आपने याद करना है। ठीक है, उदार नीति के कारण कश्मीर का अकबर, और बाजार नियंत्रण जो प्रणाली है उसे कश्मीर में किसने लागू किया? वो था जैनुल आबिदीन, इसीलिए कश्मीर का अलाउद्दीन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैनुल आबिदीन ही था पहला शासक जिसने जजिया कर को समाप्त किया था, इसने लगाया था, इसने समाप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट को बताना है। चलिए देखते हैं। मृदा को लेकर है, और भूगोल वाली सीरीज में भारत की मृदाओं के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी। पहला स्टेटमेंट है, जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है।
देखिए, क्षेत्रीय मृदा और अक्षेत्रीय मृदा क्या होती है। क्षेत्रीय मृदा जो किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है। अक्षेत्रीय मृदा वो होती है जो नदी के द्वारा या बरसात के पानी के द्वारा जो जल आता है उसके साथ जो निक्षेपण आता है, जो मिट्टी बाहर से लाकर आई जाती है, बहाकर लाई जाती है नदियों के द्वारा, उनसे बनती है। तो जलोढ़ मिट्टी आप जानते हैं बाहर से जो नदियों के द्वारा निक्षेप लाया जाता है उनके द्वारा बनी हुई मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी एक अक्षेत्रीय मृदा है। तो पहला वाला ही आपका गलत हो गया। अब देखिए कितना छोटा सा पॉइंट है, लेकिन उसको लेकर भी क्वेश्चन पेपर में बना है। तो जलोढ़ मिट्टी एक अक्षेत्रीय मृदा है। दूर प्रदेश से बहाकर लाई गई जो मृदा होती है, जो महीन कण होते हैं, निक्षेप होते हैं, उनसे यह मिट्टी बनती है। ठीक है, और इसीलिए हम पढ़ते भी हैं कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। दूसरा है यहां पर, काली मृदा एक उपजाऊ मृदा है और इसके जल धारण करने की क्षमता काफी कम है। सभी मिट्टियों में जल धारण करने की क्षमता काफी अच्छी होती है काली मृदा की। तो इस पॉइंट के आधार पर यह भी गलत हो गया और यह अनुपजाऊ नहीं है। इसे है स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। कपास के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। काली कपास की मिट्टी इसका नाम है। तो यहां पर आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आपसे सही पूछा था तो सही तो इनमें से कोई भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ना पहला स्टेटमेंट सही है ना दूसरा। और मृदा को लेकर क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कथन में आपको दे देता है। और एग्जाम में कई बार यही गलती हो जाती है कि हमें सिर्फ इतना पता है कि जल धारण करने की क्षमता इसकी ज्यादा है, हम मान लेते हैं दूसरा वाला तो गलत है। फिर हम मान लेते हैं कि दूसरा वाला गलत है तो बी और सी तो गलत होंगे। अब हमें इस बारे में आइडिया नहीं है, तब आ जाता है फिर तुक्का, या तो ये सही मार देते हैं या ये। तो आपको डिटेल पता होगी इस प्रकार के क्वेश्चनों में, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, पूरे माइंड का आपको इस्तेमाल करना होता है। केवल आपके वैसे क्वेश्चन जो होते हैं जहां पे आपको आता है तो 100%, नहीं आता है तो 0%। इसमें आपको पूरा लॉजिक, पूरा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसका पूरा इस्तेमाल करना होता है। एक एक फैक्ट का आपको प्रयोग करना होता है कि जलोढ़ मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है। तो क्षेत्रीय मृदा, अक्षेत्रीय मृदा क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को यहां पर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहां पर देखा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा और कोशिश करी नए पैटर्न के आधार पर इनको फॉलो करने की। और एक्स्ट्रा फैक्ट तो हम हर वीडियो में करते हैं, हमारी हर क्लास में करते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल क्लास हो, चाहे वन लाइनर की क्लास हो, चाहे एमसीक्यू की क्लास हो या हमारे प्रैक्टिस सेट हो। सिर्फ क्वेश्चन आंसर को हम कभी भी सिर्फ फॉलो नहीं करते, उनके साथ पूरी डिटेल को देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो भी पसंद जरूर आया होगा। साथ में एक और बात, कल के वीडियो में काफी सारे फ्रेंड्स ने पूछा कि गढ़वाली मुहावरे लोकोक्तियों के लिए कोई अच्छी सी बुक बताइए। देखिए, अभी कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपका जो आबकारी का एग्जाम है थोड़ा पीछे हो गया है, 25 फरवरी को वो चला गया है। तो आप सबसे पहले नई चीजों को जोड़ने से पहले, जैसे मैंने आपको एक दिन पहले वाले वीडियो में भी कहा था, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनको आप पहले देखें। मुहावरे लोकोक्तियों के चक्कर में भी ज्यादा ना पड़ें। पहले जो आपके क्वेश्चन आते हुए गलत हुए, चाहे वो जीएस के थे, उत्तराखंड के थे, रीजनिंग के थे, उन पर अपनी पकड़ को और मजबूत करें। नई बुक की अभी आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई नई बुक लेनी है, 2-3 बुक्स हैं जो आप ले सकते हैं। जैसे एक बुक आपके पुष्कर सिंह कंडारी की है, गढ़वाली मुहावरों कविताओं का एक वृत्त संग्रह है। इसके अलावा गढ़वाली कुमाऊनी जो कहावतें हैं उसका तुलनात्मक दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद की 2 किताबें हैं, एक में गढ़वाली हिंदी मुहावरा कोश यहां पर दिया गया है। इतना डिटेल में और नई किताबें लेने की फिलहाल आपको आवश्यकता नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन जो आपके बने थे संस्कृति को लेकर के उत्तराखंड की, बलूदी जी की बुक से बने थे। बलूदी जी की बुक के हमने पूरे नोट्स कवर किए हैं, लेकिन जो उनका छठा खंड है किताब में, उत्तराखंड की संस्कृति और लोक जीवन, सबसे पहले हम उसको उत्तराखंड स्पेशल क्लास के अंतर्गत और ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। पूरी किताब के नोट्स को नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जो वो वाला चैप्टर है, क्योंकि पहले इतने डिटेल में नहीं आते थे प्रश्न, लोकोक्तियां या गढ़वाली शब्दों को नहीं पूछा जाता था, उस चैप्टर के सबसे पहले नोट्स कवर करेंगे। फिर आपके जो अलग अलग बुक्स में आपकी लोकोक्तियां दी गई हैं, बलूदी जी की बुक में भी काफ़ी सारी लोकोक्तियां मुहावरे हैं गढ़वाली कुमाऊनी, पहले उनको डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद इन्हीं बुक्स से जो सिलेक्टेड होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपको अलग से इनको लेने की अभी आवश्यकता नहीं है। अलग अलग बुक्स में, अलग अलग स्रोतों में जहां भी गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्तियां हैं, सिलेक्ट करके उनके सिंपल और सरल मीनिंग मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। आप अपना जो समय है जो आप इन चीज़ों को बनाने में लगाएंगे, नोट्स बनाने में लगाएंगे, उसकी जगह जो आपके क्वेश्चन गलत हुए उनको देखिए, क्यों गलत हुए, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में या आपकी पॉलिटी में, उत्तराखंड में, उन चीज़ों को देखिए।
लोकोक्तियाँ यहाँ पर जल्द ही शुरू करेंगे। सबसे पहले बलोदी जी की बुक से यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे और जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनके क्योंकि नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं बलोदी जी की पूरी बुक के, तो जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़े डीप क्वेश्चंस हैं, उनके भी साथ साथ में कवर करते हुए उसी उत्तराखंड स्पेशल सीरीज में चलेंगे। इसके अलावा एक और चीज़, काफ़ी सारे फ्रेंड काफ़ी समय से कमेंट कर रहे थे कि एक बार उत्तराखंड की जो पूरी क्लासेस हैं उनको स्टार्टिंग से कवर किया जाए, पूरा उत्तराखंड जीके शुरू से लेकर एंड तक पूरा डिटेल में कवर किया जाए। अब क्योंकि आपका आबकारी का एग्जाम भी थोड़ा पीछे चला गया है, 25 फरवरी को वो होगा, तो जो हमारी परीक्षा वाणी बेस्ड एमसीक्यू वाली सीरीज थी टॉपिक वाइज, जिसमें हम सीरियल वाइज स्टार्टिंग से चलेंगे और पूरे उत्तराखंड जीके को देखेंगे, तो उसको भी जल्द यहां पर शुरू करेंगे ताकि एग्जाम तक मैक्सिमम क्लासेस आपके हो जाएं। उसमें आपको सिर्फ जो परीक्षा वाणी की प्रैक्टिस बुक है उसमें केवल आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। हम जो कवर करेंगे उसमें उन क्वेश्चन आंसर के साथ पूरी एक्सप्लेनेशन होगी, पूरी थ्योरी आपकी होगी और सिर्फ परीक्षा वाणी की नहीं होगी जैसा हम हर बार करते हैं। आपके यूकेपीडिया का उसमें होगा, परीक्षा वाणी के साथ साथ अजय रावत जी, बलोदी जी, यशवंत सिंह कठोज, सारी किताबों का मिक्सचर आपको उन क्वेश्चंस के साथ, उन एमसीक्यूज के साथ देखने को वहां पर मिलेगा, जिससे आप अच्छे से अपना रिवीजन भी कर पाएं, प्रैक्टिस भी यहां पर कर पाएं और पूरा रिवीजन भी आपका, पूरा उत्तराखंड जीके आपका कवर अच्छे से हो जाएगा। उत्तराखंड की हमारी मास्टर वीडियोस ऑलरेडी बनी है, तो प्रॉपर आप उनका रिवीजन भी टाइम टाइम पर वहां से कर सकते हैं। वो थ्योरी की क्लास है, जल्द आपकी एमसीक्यू की उत्तराखंड यहां पर शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आपके 20 में से कितने स्कोर यहाँ पर बने वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।